नमस्कार। यूसीए ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देवेंद्र सिंह और राज्य व्यवस्था का आरंभ हम करने जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में जो एक सबसे बड़ी जो बात है राज्य व्यवस्था, जिससे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आते, चाहे राजस्थान कांस्टेबल हो, पटवारी हो, रीट हो, एसआई हो या फिर आरएस हो या अन्य जितनी भी केंद्रीय स्तर की जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें भी यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो राज्य व्यवस्था हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों। राज्य व्यवस्था बेहद खास टॉपिक है और बिल्कुल जीरो ग्राउंड से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। राज्य व्यवस्था जो शब्द है, शासन करने की व्यवस्था, कि शासन कैसे किया जाएगा। राज्य व्यवस्था का सीधा सा कॉन्सेप्ट है शासन करने की व्यवस्था। शासन करने की व्यवस्था, ठीक है। राज कैसे किया जाएगा और उस राज करने में या शासन करने में कौन से लोग होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, वो किस प्रकार से काम करेंगे, एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य रहेंगे अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए। और हम आपको बता दें, संविधान में कहीं पर भी देश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहाँ पे राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आइए जब भी हम राज्य पढ़ेंगे या राज्य का हमारी ओर से उद्बोधन होगा तो उसका आप सीधा सा यही मतलब निकालें कि देश या राष्ट्र के बारे में बात की जा रही है। तो शासन करने की व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था, शासन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन करेगा, किस लिए करेगा और किस प्रकार से करेगा, शासन करने में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक काम में लिए जाएंगे, वो तमाम तथ्य आते हैं राज्य व्यवस्था के अंदर। शासन करने की व्यवस्था, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, राज्य व्यवस्था कहेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि राज या शासन करेंगे किस पे, कहाँ पे करेंगे। तो राज या शासन जो करेंगे वो हम करेंगे राज्य पे। किस पे करेंगे, राज्य पे, ठीक है। हमने पहले भी कहा कि राज्य का यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट आप देश से मान सकते हैं, जैसे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है, ठीक है। तो राज्य शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे एक देश से भी मान सकते हैं या राष्ट्र से मान सकते हैं। राज्य से हम बात करेंगे। अब राज्य जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। बिल्कुल हम जीरो ग्राउंड से पढ़ रहे हैं। राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से। वो कौन कौन से तत्व है उनकी भी में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से राज्य का निर्माण होता है या नहीं होता है, कौन सा कारक राज्य में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आती भूमि। भूमि एक राज्य के होने के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है भूमि। अगर भूमि नहीं है तो राज्य कहाँ पे बनेगा, लोग कहाँ रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले चाहिए भूमि यानी जमीन, एक जमीन का क्षेत्र होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। नंबर 2 जनसंख्या। जनसंख्या दोस्तों, राज किस पे करते हैं, लोगों पे तो करते हैं। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जनसंख्या का होना अनिवार्य है। जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो भूमि होना नंबर 1। नंबर 2 जनसंख्या का होना। जनसंख्या में अगर आप बात करें जनसंख्या की, तो भारत की पहली बार जो जनगणना हुई थी वो वैसे तो 1870-71 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित जनगणना करवाई 1881 में, और 1881 से लगातार जनगणना व्यवस्थित रूप से हर 10 वर्ष में हो रही है। अगले वर्ष यानी 2021 में वापस भारत की जनगणना, ठीक है। और 121 करोड़ जनसंख्या 2011 में हमारी थी, जो हम चीन से पीछे, मतलब दूसरे स्थान पे। तो भूमि, जनसंख्या। नंबर 3 पे आती है सरकार। सरकार जैसे कि मोदी सरकार या गहलोत सरकार या अरविंद केजरीवाल सरकार, जो हम नाम लेते हैं, या भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, ऐसे सरकार, मतलब कुछ लोगों का ऐसा समूह जो शासन करेगा। सरकार का सीधा सा परिभाषा है कुछ लोगों का समूह जो शासन करेगा। अब 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है दोस्तों 2011 के हिसाब से, अभी तो 135 के आसपास बताई जा रही है। अगर 135 करोड़ शासन करें तो होगा ही नहीं। तो 135 करोड़ में से कुछ ही लोग हैं जो संसद में हैं,
कुछ लोग विधानसभा में हैं, कुछ लोग पंचायत समिति में हैं, और वो राज कर रहे हैं और शासन कर रहे हैं, और शासन चला रहे हैं, और सरकार को चला रहे हैं, वो देश को चला रहे हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा समूह, कुछ लोगों का समूह जो शासन करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। तो 4 तत्व हमने बताए थे, भूमि, जनसंख्या, सरकार, और चौथी है संप्रभुता। संप्रभुता का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि संप्रभु होना यानी खुद का मालिक खुद होना, किसी भी बाहरी राज्य के अधीन नहीं रहना। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक संप्रभु राज्य है। आज हमारी विदेश नीति हो, चाहे वो हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे वो हमारी सामाजिक नीति हो, या हमारी राजनीतिक नीति हो, हम किसी भी बाहरी राज्य के अधीन नहीं है। न हम किसी बाहरी राज्य को, पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को, अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, किसी को नहीं पूछते, क्योंकि हम क्या? संप्रभु है। तो ये 4 तत्व, संप्रभु का मतलब होता है किसी भी बाहरी राज्य के अधीन न रहना, या निर्णय, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेना, ठीक है। जनसंख्या में भूमि, सरकार और संप्रभुता, ये चारों ही तत्व मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? राज्य बनाते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें, शासन कहाँ पे किया जाएगा? राज्य पे किया जाएगा। राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना था? 4, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और राज्य व्यवस्था जो तत्व है उसी का मूल जो उसकी रीढ़ दी होती है वो राज्य। राज्य मिलकर बना इन 4 तत्वों से, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से। आगे जब हम बात करते हैं तो राज्य के बाद जो कॉन्सेप्ट हमने समझे, अब राज्य पर शासन किया जाएगा किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार शासन किस आधार पर करेगी? संविधान के आधार पर। शासन करने के लिए संविधान की जरूरत। ठीक है, शासन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है संविधान, और यही तो हमें पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में पढ़ने क्या? संविधान ही तो पढ़ना है। संविधान एक ऐसी नियमावली दोस्तों जो किसी भी राष्ट्र को में शासन करने के लिए आवश्यक होती है, किसी भी राष्ट्र पे शासन करने के लिए जरूरी होती है। एक संप्रभु राष्ट्र की आत्मा मान सकते हैं संविधान को, ठीक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र में अगर कोई भी सरकार हो, वो किसके नियंत्रण में काम करती है? संविधान के नियंत्रण में वो काम करती है। संविधान जो है एक नियमावली है, एक नियमों का तथ्य है, एक नियमों का भंडार है जिसके हिसाब से शासन किया जाता है। तो लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो लिखित संविधान, लिखित मतलब जो लिखा हुआ है, जिसके पास लिखित तथ्य हैं, और दूसरा होता है मौखिक। मौखिक मित्रों, भारत का संविधान लिखित है या मौखिक है? भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कौन कौन से देश हैं जिनका लिखित संविधान है? भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4-5 देश ऐसे आप याद रखें। बेसिकली हमें पूछा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान कौन से रूप में, लिखित में, अलिखित में या अन्य रूप में? तो लिखित में भारत और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जिनका संविधान लिखा हुआ है, और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये याद रखें आप कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? हमारे मुल्क का, हमारे भारत का। अमेरिका का संविधान एक बहुत ही छोटा संविधान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कनाडा का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये चारों संविधान क्या है? लिखित रूप में है। भारत के बारे में हम पूरा आगे पढ़ेंगे।
अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों 1780 के दशक में अमेरिका का संविधान बनके तैयार हुआ था और 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। प्रारंभ में एक ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य पे वहाँ पे आधिपत्य था। वॉशिंगटन यहाँ की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी आप याद रखें, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। कनाडा और अमेरिका दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं, आप ये भी याद रखें। कनाडा की राजधानी ओटावा है। बहुत से लोग टोरंटो कर देते हैं, टोरंटो कनाडा की राजधानी नहीं है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। एक अमेरिको नाविक था, उसी के नाम पे इस देश का नाम अमेरिका पड़ा। जॉर्ज वॉशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे और इसी जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे एक जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है ना, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, कनाडा की राजधानी ओटावा। और आप ये भी याद रखें कि इस साल अमेरिका में चुनाव है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पार्टियां हैं, उनके मध्य ज़बरदस्त चुनाव है। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप भी है और एक ऑस्ट्रेलिया देश भी है जहां की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो ये 4 देश मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का लिखित संविधान। मौखिक संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश का संविधान मौखिक रूप से है, क्योंकि बहुत कम देश हैं जिनका संविधान मौखिक रूप से है। तो 2 देश ही हैं वैसे बड़े, एक तो है ब्रिटेन और एक है इजराइल। इजराइल जो है एक यहूदी राष्ट्र, जेरूशलेम जहाँ की राजधानी, ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे इंडिया भी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए। ब्रिटेन जिन्होंने हम पे राज किया, यहाँ का संविधान भी मौखिक, और इजराइल यहाँ का संविधान भी मौखिक। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है, जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब एक रात रुके थे, इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी ये बहुत पवित्र धरती मानी जाती है। इसके साथ में इजराइल में यहूदी समाज जो वो काफ़ी बड़ी तादाद में रहता है, तो जेरूशलेम को वहाँ पे बहुत एक पवित्र नगर माना जाता है, धार्मिक नगर माना जाता है। इसके साथ में ईसा मसीह जो जीसस थे, उनका भी जन्म जेरूशलेम नदी पे हुआ था। ये 3 जो विश्व के बड़े धार्मिक जो धर्म हैं, उनकी एक बड़ी जो आस्था है वो इस देश से जुड़ी हुई है, तो आप याद रखें। तो दोस्तों, शासन करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान का सीधा सा कॉन्सेप्ट है सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। विधान का मतलब होता है कानून या नियम, ठीक है। कितने रूप से होता है संविधान? 2 रूप में, लिखित में और मौखिक में। कौन सा देश का मौखिक संविधान? तो ब्रिटेन, इजराइल का मौखिक। भारत, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इनका संविधान क्या है? लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? हमारे भारत का है। 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस संविधान को लिखने में लगा, बनने में लगा, कितना टाइम लगा दोस्तों? आगे और आएगा ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 65 लाख रुपए का खर्चा आया। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संविधान होगा। आगे पूरा भारत का संविधान हम पढ़ेंगे, साथ में अन्य जो जितने भी तथ्य राजनीतिक विज्ञान में या राज्य व्यवस्था में आएंगे, चाहे वो भौगोलिक रूप से भी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के दायरे से भी हो, हम तमाम तथ्य आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जरूर याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, राजधानियाँ भी आप याद रख सकते हैं, हमने बताया आपको। संविधान पूरा जो हमारे सिलेबस के हिसाब से रहेगा, उसको हम पूरा सा एक एक पार्ट को, एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए तमाम तथ्य हैं, पद को हम समझेंगे, लेकिन पूरा संविधान पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले संविधान का प्रियम्बल जानना बहुत जरूरी है, प्रस्तावना जानना बहुत जरूरी है कि संविधान है क्या, संविधान में क्या क्या चीज़ें, कौन से तत्व है, तो कौन से शब्द है, कौन से कारक है, संविधान की जो रूपरेखा, उद्देश्य क्या है संविधान का दृष्टिकोण कैसा है, कौन सा संविधान का, भारतीय संविधान का। तो भारत का संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का प्रस्तावना। संविधान का प्रस्तावना। यहां से हमारी आगे की शुरुआत होगी कि संविधान का प्रस्तावना
प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। आगे जब आप देखेंगे तो जो हमारा आप एनसीईआरटी की किताबें हमारे पास होगी, उसमें पीछे जो पेज होता है लास्ट का, उसमें आराम से पूरा हमारा संविधान का प्रस्तावना है। और राज्य सरकार ने भी इस बारे अच्छे से निर्देश दिए हैं सरकारी स्कूलों में कि आपको प्रस्तावना आना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को प्रस्तावना की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे और यहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छे और बहुत अच्छे पर्सन आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरएस हो, चाहे कांस्टेबल हो, पटवारी, इस टॉपिक से भी बहुत अच्छे पर्सन आते हैं। तो पूरा प्रस्तावना देखेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन सा शब्द क्या कहता है और कब जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान है, हम जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि संविधान की जो भाषा है, संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया, और आप यहाँ पे प्रस्तावना जरूर लिख दें। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, भाषा ली, कि हमारे जो संविधान है उस संविधान में जो शब्द हैं उनका सीक्वेंस कैसा होगा, कौन सा शब्द कहाँ पे रखे जाएगा, उस शब्द की जो मूल जो धारणा है उसको सेट करने का जो माध्यम है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा। सबसे पहली जो पंक्ति है हमारे सब प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, जो पहली लाइन हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग, हम जो शब्द आया इसमें गरीब अमीर, हर मजहब, हर जाति, हर समाज को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि 4-5 भारत के लोग, 10-15 भारत के लोग या अमीर भारत के लोग। हम भारत का मतलब पूरा भारत आ चुका है, भारत में रहने वाले तमाम नागरिक आ चुके हैं, भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतीय निवासी आ चुका है जो इस संविधान के दायरे में रहेगा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता। तो ये पूरा हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हम भारत के लोग। ये जो लाइन है, ये पंक्ति, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ से ली गई, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। बहुत बार पूछा जाता है भारत के प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया हम भारत के लोग सामान्य रूप से किस देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, हम भारत के लोग का सीधा सा मतलब यह है कि भारत की जो निष्ठा है वो संविधान में है, और इसका प्रतिनिधित्व कौन करी, भारत की पूरी जनसंख्या करी, संपूर्ण भारत की जनसंख्या इसका प्रतिनिधित्व करी, पहली बात। नंबर 2, जो इसमें संविधान सभा जो बेटी है, जो संविधान बना रही है, वो संविधान सभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम शब्द आया ना, इस हम शब्द का मतलब यही है कि संपूर्ण भारत, पूरा भारत आता है। तो हम भारत के लोग, अमेरिका के संविधान से इस पंक्ति को लिया गया है, ये बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे सीधा सा पूछा जाएगा हम भारत के लोग कौन से देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। हमें प्रस्तावना याद होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पे भी याद होना चाहिए, एक विद्यार्थी के तौर पे भी हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से। हम भारत के लोग का मतलब क्या है, भारत का संविधान की जो आधारभूत जो निष्ठा है वो संपूर्ण भारत में है, और संपूर्ण भारत जो है वो उसका प्रतिनिधित्व कौन करिए, संविधान सभा, जो संविधान बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहला शब्द है भारत को प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न।
ये शब्द प्रभुत्व संपन्न, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। जो हमने पहले भी राज्य की परिभाषा में पढ़ा कि प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु लगभग सेम शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर है इसमें। प्रभुत्व संपन्न यानी हम किसी बाहरी राज्य के गुलाम नहीं है, भारत किसी बाहरी राज्य के अधीन नहीं। प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा मतलब भारत किसी बाहरी राज्य के अधीन नहीं है। अधीन नहीं है। भारत किसी बाहरी राज्य के अधीन नहीं है, यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इससे पहले जब संविधान नहीं बनाया गया था भारत के लोगों के द्वारा, तब हम प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा मतलब भारत किसी बाहरी राज्य के अधीन नहीं है। एक एक शब्द को समझ रहे हैं, ताकि बहुत बार पूछा जाता है भारत किसी बाहरी राज्य के अधीन नहीं है, निम्न में से किस शब्द का मतलब ऐसा होता है। तो प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु, समाजवादी या और कुछ उसमें उपासना या कुछ भी डाल देगा, तो बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न हमने देखा। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब एक शब्द आया एक शब्द समाजवादी। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण भारत को समाजवादी रूप से देखना चाहते हैं। एक समाजवादी जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। मूल प्रस्तावना में नहीं था तो ये कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन और कब? 1976 में। तो बहुत बार पूछा जाता है कि क्या समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा है? नहीं है। ये कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको सबसे ज्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन, सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन। यह पूछा भी गया है कि भारत में अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से सबसे विवादास्पद कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और उस वक्त क्या हुआ था? भारत में आपातकाल लगा हुआ था। तीसरा आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, और ये चला था मार्च 1977 तक, क्योंकि भारतीय जनता ने सरकार के खिलाफ एक विद्रोह किया था। और उस वक्त जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये तीसरा आपातकाल लगाया गया, और तीसरे आपातकाल के दौरान 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत में। एक 1962 में, याद रखें आप, 1962 में एक आपातकाल लगा, चीन से युद्ध हुआ था, चीन युद्ध। 1971 में लगा था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। तो दूसरा पाक युद्ध कह सकते हैं आप, पाक युद्ध। और तीसरी बार जब लगा तो जनता के विद्रोह के कारण, ठीक है, जनता के, आगे पूरा हम पढ़ेंगे, हमने ऐसे बता दिया आपको। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये याद रखें आप, मूल प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ समाजवादी संगठन भी है, समाजवादी पार्टी भी है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में 2012 में अखिलेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बने, इसी पार्टी के, इसी नाम से, समाजवादी पार्टी के नाम से। समाजवादी का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी विकास हो,
गरीब से गरीब व्यक्ति का भी विकास हो, उसको कहते हैं समाजवादी विचारधारा। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 का जो दशक रहा उसमें हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, योजना आयोग को अपनाया, और ये योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ये तमाम जो है ये हमने कहाँ से लिया? हमने लिया रशिया से, मतलब सोवियत संघ रूस से। और सोवियत संघ रूस की जो मौलिक विचारधारा वो कौन सी है? समाजवादी। तो गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास हो, समाज की मुख्य धारा में उस व्यक्ति को लाया जाए, तो उसे कहते हैं समाजवादी। और ये कब? 1942 में संविधान संशोधन हुआ, 1942वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। और कौन से वर्ष में? 1976 में। सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा रहा दोस्तों? 42वां। याद रखें, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें पहली बात ये याद रखें, राष्ट्रपति प्रत्येक बात मानेगा, किसकी? प्रधानमंत्री की। ये भी किस में किया गया? 42वें संविधान संशोधन में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। आगे आएगा ये और पूरा देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। प्रभुत्व संपन्न हमने देखा, समाजवादी हमने देखा, आगे हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। ये जो शब्द है बहुत चर्चा में रहता है, समाचारों में, अखबारों में आपने इसको बहुत ज़्यादा बार देखा होगा। बहुत से नेता जो कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। इस पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? कि भारत का कोई पंथ नहीं है, बल्कि भारत सभी पंथों को समान दृष्टि से देखता है। ये याद रखें, भारत किसी एक पंथ को बढ़ावा न देकर सभी पंथों को समान रूप से बढ़ावा देता है, या सभी पंथों का सम्मान करता है। तो सीधा सा आप याद रखें, भारत सभी पंथों का सम्मान करता है। ये याद रखें, भारत सभी पंथों का सम्मान करता है, यानी भारत के लिए कोई एक पंथ विशेष नहीं है, सभी पंथ एक जैसे हैं, सभी पंथों का सम्मान करता है, उनका आदर करता है। ठीक है, तो बहुत से देश ऐसे हैं जो कुछ इस्लामिक राष्ट्र हैं, कुछ ईसाई राष्ट्र हैं, लेकिन भारत में सब, कोई हिंदू राष्ट्र जैसे नेपाल एक हिंदू राज्य है। तो भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, या भारत में सभी धर्मों का एक सम्मान है। धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सीधा सा याद रखिए, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब ये एक चीज आपने देखी होगी कि पंथ में और धर्म में क्या अंतर है। धर्म, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये भी याद रखें, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। धर्म में आप मानेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बेसिकली आप इनको हम धर्म के रूप में संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर पंथ की बात की जाए तो धर्म के अंदर भी बहुत से पंथ चलते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म है तो उसमें वैष्णव पंथ चलता है, शैव पंथ चलता है, शाक्त पंथ चलता है, सम्मार्थ पंथ चलता है। इस्लाम की जब हम बात करें उसमें आप शिया मिलेंगे, आपको सूफी मिलेंगे, सुन्नी मिलेंगे, वहाबी मिलेंगे। तो ऐसे उसमें भी बहुत से पंथ हैं। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जो ये हैं ये ईसाइयों में मिलते हैं। हीनयान, महायान, नवयान बौद्ध में मिलते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर जैन संप्रदाय में मिलते हैं। तो अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग पंथ हैं, उनको भगवान या ईश्वर को मानने का एक अलग रास्ता है, अलग अलग मार्ग हैं, और सभी मार्गों का सम्मान किया जाता है। किसमें? भारत में। तो भारत कौन सा देश है दोस्तों? एक पंथ निरपेक्ष देश है। आगे हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो पंथ निरपेक्ष मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमने पहले भी कहा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द हैं जो 1976 में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो आप ये याद रखें। तो तीनों हमने देखा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे जितने भी तथ्य आएंगे तमाम शब्द को हम देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।